इस क्लास में हम क्लास 10 का सबक नंबर 7 मुकम्मल करेंगे। इस सबक का नाम है ज़बानों का घर हिंदुस्तान। इसको लिखने वाले हैं सैयद एहतशाम हुसैन। आइए इस सबक को शुरू करने से पहले हम इनके बारे में आपको तारुफ करवा देते हैं। इनकी पैदाइश 1912 में हुई और इनकी वफ़ात 1972 में हुई। प्रोफेसर सैयद एहतशाम हुसैन की पैदाइश कस्बा माहिल ज़िला आज़मगढ़ यूपी में हुई। इनकी पैदाइश कहाँ हुई? यूपी में हुई। यहीं इब्तिदाई तालीम हासिल की और आला तालीम के लिए इलाहाबाद गए। आला तालीम यानी कि हाईली एजुकेशन के लिए कहाँ चले गए? इलाहाबाद चले गए। यहीं इनका इंतकाल हुआ। कहाँ पर हुआ इनका इंतकाल? इनका इंतकाल इलाहाबाद में हुआ। वो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता रहे। वो कई किताबों के मुसन्निफ थे, यानी कि उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, जैसे तनकीदी जायज़े, रिवायत और बगावत, अदब और समाज, ज़ौक़े अदब और शऊर, इफ़कार व मसाइल और एतबार नज़र इनकी अहम किताबें हैं, यानी कि इनकी फेमस किताबें हैं। इन्होंने अमेरिका और यूरोप का एक सफ़रनामा भी लिखा है, यानी कि इन्होंने किताबें लिखने के साथ साथ एक सफ़रनामा भी लिखा है। इन्होंने बच्चों के लिए उर्दू की कहानी लिखी है, यानी बच्चों के लिए इन्होंने उर्दू की कहानी नाम से किताब लिखी। इस किताब में उर्दू ज़बान और अदब की तारीफ मुख्तसर तौर से बहुत ही आसान और दिलचस्प अंदाज में बयान की गई है। इस किताब में बहुत ही आसान ज़बान में उर्दू की हिस्ट्री बताई गई है, उर्दू की तारीख बताई गई है। ये सबक इनकी किताब उर्दू की कहानी से लिया गया है, यानी कि जो इन्होंने बच्चों के लिए उर्दू की कहानी नाम से किताब लिखी, जिसमें उर्दू की तारीख बताई गई है और बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प अंदाज में उर्दू की तारीख बताई गई है। ये जो हमारा सबक है आज का, ज़बानों का घर हिंदुस्तान, ये उसी किताब से लिया गया है। सबक का नाम है ज़बानों का घर हिंदुस्तान। तो आइए सबक को शुरू करते हैं। तो इस सबक के अंदर एहतशाम हुसैन ने हिंदुस्तान में बोले जाने वाली ज़बानों के बारे में मालूमात हासिल कराई है। हिंदुस्तान कैसा मुल्क है? हिंदुस्तान एक अजीम शान मुल्क है। यहाँ तरह तरह के लोग रहते हैं और मुख्तलिफ ज़बानें भी बोलते हैं। कहीं हिंदी बोलते हैं, कहीं उर्दू और कहीं अंग्रेज़ी। इस सबक में एहतशाम हुसैन ने हिंदुस्तान को ज़बानों का घर कहा है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि भारत कैसा देश है, भारत विविधताओं वाला देश है, विभिन्नताओं वाला देश है। भारत में बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। भारत में हर मज़हब के, हर जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग ज़बानें बोलते हैं। हिंदुस्तान एक लंबा चौड़ा देश है, जिसमें कहीं ऊंचे पहाड़ और कहीं गहरी नदियां रास्ता रोकती हैं। कहीं फैले रेगिस्तान है जिनमें आबादी कम है। कहीं ज़मीन सोना उगलती है, कहीं ज़मीन कैसी है? बंजर है कि कुछ पैदा नहीं होता। फिर यहाँ के बसने वालों को तो देखो, काले भी हैं, गोरे भी, खूबसूरत भी हैं और बदसूरत भी, लंबे कद वाले भी हैं, छोटे कद वाले भी, जंगलियों की तरह ज़िंदगी बसर करने वाले भी हैं और बड़े बड़े शहरों में रहने वाले भी। यानी कि हिंदुस्तान के अंदर कैसे लोग पाए जाते हैं? हिंदुस्तान के अंदर हर तरह के लोग पाए जाते हैं, जो काले भी हैं, गोरे भी हैं। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, कुछ लोग बदसूरत होते हैं, कुछ लोग लंबे कद वाले होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो जंगलियों की तरह ज़िंदगी बसर करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं। यहाँ ना जाने कितनी तरह के लोग मिलते हैं और कितनी तरह की ज़बानें बोलते हैं। अब जब लोग अलग अलग हैं, लोग अलग अलग किस्म के हैं और मुख्तलिफ तरह के लोग हैं यहाँ पर, तो ज़बानें भी कैसी बोलते हैं? ज़बानें भी मुख्तलिफ तरह की बोलते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको हिंदुस्तान में बसे हुए 5000 वर्ष से भी ज़्यादा हो गए, यानी कि उनकी नस्लें कब से चली आ रही हैं? उनकी नस्लें 5000 साल से भी ज़्यादा हो गए, तब से चली आ रही है। कुछ ऐसे हैं जो थोड़े ही दिनों से यहाँ आबाद हैं। कुछ लोग कैसे हैं जो थोड़े ही दिन पहले यहाँ पर आए हैं, यानी कि बाहर के देशों से आए हैं। ऐसे देश में अजीब अजीब ढंग की कौमें होंगी और अजीब अजीब ज़बानें होंगी, लेकिन इनसे घबराना नहीं चाहिए। ये तो इस मुल्क के बड़े होने की निशानी है कि इसमें अलग अलग होने पर भी सबके मिलजुल कर रहने की गुंजाइश है। यानी कि हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग ढंग की कौमें हैं, अलग अलग ज़बानें भी बोलती हैं, लेकिन ये क्या है? हमारे भारत की, हिंदुस्तान की क्या है? बड़े होने की निशानी है। लेकिन सारे इतनी विविधता होने के बाद भी, इतनी वैरायटीज़ होने के बाद भी सारे लोग कैसे रहते हैं? मिलजुल कर रहते हैं। ये बताना कठिन है कि 5000 वर्ष से पहले यहाँ कौन लोग बसते थे, मगर अब बहुत से लोग ये बात जानते हैं कि इस ज़माने से यहाँ दूर दूर के लोग आने लगे हैं, यानी कि बाहर से लोग आने लगे हैं। इतना समझ लेना कुछ मुश्किल नहीं है कि पहले दुनिया के ज़्यादातर लोग वहशियों की तरह ज़िंदगी बसर करते थे। वहशी कौन होता है? वहशी वो लोग होते हैं जिनमें वहशत तारी होती है, यानी कि वो लूट मार के ज़िंदगी गुजारते हैं और खाने पीने की खोज में छोटी छोटी टोलियों में मारे मारे फिरते हैं, जानवरों का शिकार करते थे या दरख्तों के फल पत्ते और जड़ खाकर पेट भरा करते थे। यानी कि कैसी ज़िंदगी गुजारते थे? कभी जानवरों को मार दिया, कभी दरख्त के फल खा लिए, कभी जड़ खा ली, और ऐसे करके क्या करते थे? अपना पेट भरा करते थे। इनमें के कुछ लोग यहाँ भी पहुँचे। उनकी नस्ल के लोग अब भी बंगाल, बिहार, छोटा नागपुर और विंध्याचल के पहाड़ों के करीब पाए जाते हैं। वो जो ज़बान बोलते थे वो आज भी अलग है, यानी कि ये लोग जो ज़बान बोला करते थे, उनकी ज़बान कैसी है? बहुत ही अलग है, यानी कि आज भी ये ज़बानें बोली जाती हैं और वैसी की वैसी ही हैं। इनमें से कौर और मंडा कबीले मशहूर हैं। कौन से कबीले मशहूर हैं? कौर और मंडा कबीले कहते हैं ग्रुप को, और अपनी बोलियां बोलते हैं। ये बात याद रखना चाहिए कि दुनिया में कोई कौम ऐसी नहीं है जो कोई बोली ना बोलती हो, यानी कि हर कोई कौम कैसी है जिसकी अपनी एक ज़बान है। हर कोई क्या करता है? बातचीत करता है, बोलता है
यही बात तमाम इंसानों में मिलती है। उनके 1000-1500 वर्ष के बाद द्राविड़ पश्चिम की तरफ से आए। द्राविड़ लोग आए थे कहाँ से? पश्चिम की तरफ से। कब आए थे? 1500 वर्ष पहले आज से। वो लोग जिन्हें द्राविड़ कहा जाता है वो किधर से आए थे? पश्चिम की तरफ से आए थे द्राविड़ लोग। तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें द्राविड़ कहा जाता है। यहाँ उन्होंने खूब तरक्की की। आज भी मद्रास, मैसूर, आंध्र प्रदेश और केरल में यही लोग आबाद हैं। यानी कि जो द्राविड़ लोग हैं वो आज भी आबाद हैं। वो कहाँ कहाँ आबाद है? जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, मैसूर हो गया और मद्रास वगैरह। तुमने तमिल तेलुगु जबानों के नाम सुने होंगे, ये उन्हीं लोगों की जबानें हैं। ये तमिल तेलुगु किन लोगों की जबान है? द्राविड़ लोगों की जबानें हैं। ये तो था हिंदुस्तान का हाल। बाहर ईरान, चीन और तुर्किस्तान वगैरह में एक और कौम जिसे आमतौर से तारीख में आर्य कहा जाता है। आर्य लोग कौन थे? आर्य का मतलब होता है सबसे आला, सबसे ऊंचा होना। ये भी किधर से आए थे? ये भी जुनूब की तरफ से आए थे। अब हमने कहाँ तक पढ़ लिया? अब हमने हिंदुस्तान का हाल पढ़ लिया। अब हम कहाँ से पढ़ेंगे? जो बाहर का है, ईरान हो गया, चीन हो गया, तुर्किस्तान वगैरह, इनमें भी कैसी कौम है? एक ऐसी कौम है जिसे हम क्या बोलते हैं? आर्य कहते हैं। तरक्की कर रही थी। ये लोग बहादुर थे, अच्छी अच्छी शक्ल रखते थे, घोड़े से काम लेना और खेती करना जानते थे। कोई 3500 वर्ष हुए कि ये लोग हिंदुस्तान में आए और उन्होंने यहाँ के पुराने बसने वालों को हरा कर उत्तरी भारत में अपना राज कायम किया। उन लोगों ने बहुत सी नज़में, भजन और गीत लिखे। ये बात याद रखने की है कि ये लोग जो ज़बान बोलते थे उसे आर्याई ज़बान कहते हैं। यानी आर्य लोग कौन सी ज़बान बोलते थे? आर्य लोग आर्याई ज़बान बोलते थे। संस्कृत उसी की एक शाख है। संस्कृत किससे निकली है? आर्य से ही निकली है। यूनानी, जर्मन, पुराने ज़माने की फारसी और यूरोप की कई ज़बानें इसी खानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। किस खानदान से? आर्य खानदान से। और जब तुम आगे बढ़कर इन ज़बानों को पढ़ोगे तो मालूम होगा कि सब एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। यानी आगे चलकर, यानी कि फ्यूचर में जब आप इसके बारे में पढ़ोगे तो आपको क्या मालूम होगा कि सारी ज़बानें क्या हैं? एक दूसरे से ही मिलती जुलती हैं। ज़बानों की कहानी बड़ी लंबी है, मज़ेदार है, मगर यहाँ उनके बयान करने का मौका नहीं। बस ये याद रखना चाहिए कि संस्कृत उन्हीं हिंदुस्तानी आर्यों की ज़बान थी। अब संस्कृत किसकी ज़बान थी? संस्कृत उन्हीं आर्यों की ज़बान थी। तमाम लोग संस्कृत नहीं बोल सकते थे। यहाँ पुराने बसने वाले तो अपनी पुरानी बोलियां बोलते थे या मिली जुली ज़बानें। धीरे धीरे ये हुआ कि संस्कृत ऊंची जात के हिंदुओं की ज़बान होकर रह गई। आम लोग उससे दूर हो गए। यानी संस्कृत कैसी ज़बान हो गई जिसे सिर्फ ऊंची जात के लोग बोल सकते हैं। अब क्या हुआ? इस ज़बान पर भी पाबंदी लगा दी गई। जो संस्कृत ज़बान थी उसको सिर्फ ऊंची जात के लोग ही बोला करते थे। अब जो हिंदू थे और जो ऊंची जात के थे वही लोग संस्कृत ज़बान को बोल सकते थे। और जो आम लोग है ना, आम लोग क्या करते थे? वो संस्कृत ज़बान नहीं बोल सकते थे। उनको संस्कृत ज़बान बोलने की पाबंदी थी। उनको आज़ादी नहीं थी कि वो संस्कृत ज़बान को बोल सकें। ये लोग जो ज़बानें बोलते थे उनको प्राकृत कहते हैं। यानी कि आम लोगों को संस्कृत ज़बान बोलने की आज़ादी नहीं थी, तो वो कोई ना कोई ज़बान तो बोलेंगे ना बातचीत करने के लिए। तो वो कैसी ज़बान बोलने लगे? तो वो प्राकृत ज़बान बोलने लगे। प्राकृत ज़बान यानी कि नेचुरल ज़बान, जो खुद प्रकृति से निर्मित हुई हो। अब जब उनको संस्कृत ज़बान बोलने की पाबंदी लगा दी गई तो उन्होंने ये रास्ता निकाला कि वो कैसी ज़बान बोले? प्राकृत ज़बान बोले, क्योंकि अब वो संस्कृत तो बोल नहीं सकते। प्राकृत एक ज़बान नहीं थी, बल्कि अलग अलग इलाकों की अलग अलग प्राकृतें थीं। हिंदुस्तान लंबा चौड़ा मुल्क तो है ही, किसी हिस्से में कोई प्राकृत बोली जाती थी, किसी में कोई। अब हिंदुस्तान कैसा है? बहुत बड़ा है, तो किसी में कोई सी बोली जा रही है, किसी में कोई। अब जो बुद्ध मत का मुकाबला करने के लिए साधु और संत पैदा हुए तो उन्होंने भी आम लोगों को अपना असर डालने के लिए प्राकृतों में ही गीत और भजन लिखे। बुद्ध ने क्या किया? बुद्ध ने भी अपनी बातों को कैसे लिखा? प्राकृत ज़बान में लिखा और धर्म कर्म की बातें की। उस वक्त दूसरी प्राकृतों या ज़बानों का जिक्र करने की ज़रूरत नहीं। उत्तरी भारत में जो प्राकृत बोली जाती थी हमें उसी से काम है। इस प्राकृत का शोरशिनी कहते हैं। यानी कि जो प्राकृत है इसको क्या बोलते हैं? शोरशिनी बोलते हैं। उसके पेट से 2 भाषाएं पैदा हुई जिनको हिंदुस्तानी हिंदी और उर्दू कहते हैं। बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, आसामी और उड़िया भी नई आर्याई ज़बानें हैं। ये तारीख का एक दिलचस्प इत्तेफाक है कि जब मुसलमान हिंदुस्तान में आए तो इन ज़बानों की भी तरक्की हुई। अगर ऊपर लिखी हुई बातें याद रखी जाएं तो आगे की कहानी और ज़्यादा समझ में आएगी और मालूम होगा कि 1000 ईस्वी के बाद से जो नई ज़बानें हिंदुस्तान में बोली जाने लगी उनमें से एक उर्दू ज़बान भी है। ये ज़बान कहीं बाहर से नहीं आई, यहीं पैदा हुई और यहीं के लोगों ने उन्हें तरक्की दी। उसकी बनावट, उसका रंग रूप सब हिंदुस्तानी है। अगर ये ज़बान किसी दूसरे मुल्क में भी बोली जाने लगी तो ये वहाँ की ज़बानें नहीं बन जाएंगी, हिंदुस्तानी ही रहेगी। आइए इसके सवाल और जवाब मुकम्मल कर लेते हैं। सवाल नंबर 1 है, हिंदुस्तान की खुसूसियात क्या है? तो इसका जवाब होगा, हिंदुस्तान एक लंबा चौड़ा देश है जिसमें कहीं ऊंचे पहाड़, गहरी नदियां हैं और कहीं रेगिस्तान। कहीं ज़मीन ज़रखेज़ है, कहीं बंजर है। यहाँ गोरे, काले, लंबे, चौड़े, छोटे कद वाले लोग भी बसते हैं, बदसूरत भी और खूबसूरत भी। जंगलों की तरह ज़िंदगी बसर करने वाले लोग भी रहते हैं और शहरों में भी लोग बसते हैं। सवाल नंबर 2, हिंदुस्तान की कबायली नस्लों के नाम बताई है। तो इसका जवाब होगा कोल और मंडा। मशहूर कबायली नस्लों के लोगों के अलावा दीगर कबायली नस्लों के लोग भी रहते हैं।
सवाल नंबर 3, द्राविड़ कौन सी जबान बोलते हैं? तो इसका जवाब होगा द्राविड़ तमिल तेलुगु जबानें बोलते हैं। सवाल नंबर 4, संस्कृत किस जबान की शाख है? तो इसका जवाब होगा संस्कृत आर्य जबान की एक शाख है। सवाल नंबर 5, उत्तर भारत में कौन सी प्राकृत बोली जाती थी? तो इसका जवाब होगा उत्तर भारत में बोली जाने वाली प्राकृत को शोरशिनी कहते हैं। सवाल नंबर 6, हिंद आर्य जबानें कौन सी हैं? तो इसका जवाब होगा बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, आसामी और उड़िया। ये कौन सी जबानें? हिंद आर्य जबानें हैं। सवाल नंबर 7 है, उर्दू कहाँ पैदा हुई और किस जबान से निकली है? इसका जवाब होगा उत्तरी भारत में जो प्राकृत बोली जाती थी उसे शोरशिनी कहते हैं, उसी शोरशिनी से उर्दू पैदा हुई।